हेलो ऑफिसर्स। देखो, अब हम लोग आ गए हैं पॉलिटी के अगले लेक्चर पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पढ़ेंगे। और ये कहाँ आता है? ये आर्टिकल 1 to 4 के अंडर आता है। देखो, पॉलिटी में अगर कोई टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, तो वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भी है। ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये थोड़ी पूछेगा कि इंडिया का नाम क्या है। ऑफिशियल नेम करके पूछ सकता है, वहां पे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ आपसे यहाँ पे पूछेगा इंडियन बेसिकली स्टेट है, इंडियन स्टेट है क्या, इंडिया में किस तरह का फेडरल सिस्टम है, आखिर इंडिया यूनिटरी स्टेट है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे पूछेगा कि नए स्टेट कैसे बनते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि पार्लियामेंट की पावर क्या है स्टेट बाउंड्रीज को लेकर। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब कहाँ पे इंक्लूड होता है? ये सब इंक्लूड होता है आर्टिकल 1 to 4 में। प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ के आर्टिकल्स में बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, एक लाइन में दिए हुए हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ईज़ी होने के बाद भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है ये टॉपिक। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आर्टिकल पढ़ लेते हैं, मैप देख लेते हैं, हो गया, इतना ही। लेकिन कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज का जो लेक्चर है, इसका मेन गोल क्या है? यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट बेस्ड ट्रैप होते हैं ना, उन ट्रैप को हम पहले भी क्लियर कर लेंगे, ताकि बाद में हम उस ट्रैप में फंसे ना। और सिंपल एक चीज़ और, कि पॉलिटी में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपका कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले देखो, आर्टिकल 1 ये क्या बोलता है? आर्टिकल 1 में है क्या? लोग बोलते हैं कि सर आर्टिकल 1 में तो सिंपल नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, इतना सिंपल मत जाओ। आर्टिकल 1 क्या कहता है ये समझना जरूरी है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत। इसके बाद लिखा हुआ है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हर एक वर्ड का मीनिंग बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या चीज? एक तो पहला नेम। ठीक है। क्या है पहला इंपॉर्टेंट चीज? है नेम, कि नेम ऑफ द कंट्री। यहीं पे बताया हुआ है ना कि इंडिया, दैट इज भारत। अभी क्या है, इंडिया और भारत दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दोनों ऑफिशियल नेम है, दोनों ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, और दोनों इक्वल स्टेटस रखता है। ठीक है। ना ही सिर्फ भारत और ना ही सिर्फ इंडिया, ओनली में आपको ध्यान रखना है इंडिया एंड भारत बोथ आर ऑफिशियल नेम ऑफ आर कंट्री। ठीक है। दूसरा चीज क्या आता है? इसमें आता है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट, आखिर इस यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है? ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 1 में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट, आखिर मतलब क्या है इन दोनों का? तो हम लोग पहले फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब समझते हैं। देखो, फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे स्टेट सोवरेन है, और यहाँ पे जो फेडरेशन बनाई गई है वो सारे स्टेट्स ने मिलकर बनाया है। ठीक है। स्टेट सब मिलकर क्या होता है, फेडरेशन बना लेते हैं। ये किस केस में दिखेगा आपको? यूएसए के केस में दिखेगा, कि वहां पे सारे स्टेट का अपना अलग सोवर्निटी है। ठीक है। वो लोग मिलकर साथ रहना चाहते हैं, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम है उसका। बट इंडिया के केस में क्या है, यहाँ पे स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे स्टेट क्या इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे यूनियन जो है ना, यूनियन सबसे पहले है, ठीक है, सुप्रीम है, और उसके बाद पहले यूनियन ही बना था ना। इंडिया में क्या हुआ, पहले यूनियन बना, ठीक है, यूनियन से फिर स्टेट्स बने, यही हो रहा है ना। इंडिया के केस में अलग हो रहा है, और बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइज भी हुए। इसलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है, ये जो यूनियन है ना, ये यूनियन क्या है, ये यूनियन बेसिकली इनडिस्ट्रक्टेबल है। इन यहाँ पे हम स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो हो भी रहा है। जैसे देखो, बिहार को काट के झारखंड अलग किया गया, यूपी को काट के उत्तराखंड अलग किया गया, अलग किया गया है ना। लेकिन यूएसए में वैसा नहीं है, वहां पे स्टेट्स क्या है, सोवरेन है, और वो सब मिलकर फेडरेशन बनाते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखा, यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल है, एंड साथ ही साथ स्टेट्स को हम चाहे तो रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, इंडिया क्या है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये आपका यूएस का कॉन्टेक्स्ट है, ये आपका इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। ये चीज कहाँ पता चल जाता है, ये चीज आर्टिकल 1 में ही पता चल जाता है। फिर आता है तीसरा चीज, और ये क्या है, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी देखो, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि, एक बात समझो, इंडिया, अगर आप इंडिया के मैप को जानते हो, तो आप मैप में क्या देखते हो, आप मैप में देखते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर दिख रहा है कि इंडिया में स्टेट्स भी हैं, इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है, और ये सब चीज इंडिया में दिख रहा है आपको। तो मतलब क्या है, इंडिया के टेरिटरी में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले देखो, जितनी भी टेरिटरी है स्टेट्स की, वो सब क्या है, वो सब इंडियन टेरिटरी में आएंगे। दूसरा, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, वो भी इंडियन टेरिटरी में। इसके बाद तीसरा, यहाँ पे ओपन एंड छोड़ा हुआ है, क्या चीज, टेरिटरी दैट मे बी अक्वायर इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो टेरिटरी हम लोग अक्वायर करेंगे। क्या समझ में आता है इसका मतलब, आप खुद सोच के देखो तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि तीन चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक, दो, तीन, क्या क्या, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी का स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एंड साथ में टेरिटरी जो कि हम फ्यूचर में कभी अक्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर एक्सपेंशन को अलाउ कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना ये चीज, मतलब अलाउ कर रहा है। और क्या आने वाले टाइम पे इंडिया किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो क्या इंडिया किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। अगर वॉर होती है, ठीक है, या तो कोई और स्टेट है जो कि इंडिया में मिलना चाहता है, मिल सकता है। नेपाल अगर इन फ्यूचर चाहे कि उसे इंडिया में मिलना है, मिल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ही नहीं आता है, इसके साथ साथ ये भी आता है जो हम फ्यूचर में अक्वायर करना चाहते हैं, ये तो हम करेंगे, ठीक है। ये तो था आर्टिकल 1। अभी आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2, 1 में पता चला यूनियन क्या है एंड उसका टेरिटरी क्या है।
अब आता है आर्टिकल 2। इसमें बात होता है एडमिशन की और इस्टेब्लिशमेंट की। किस चीज का? ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट के एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात है। ये जो आर्टिकल 2 है, ये क्या पावर देता है? आर्टिकल 2 बेसिकली पार्लियामेंट को पावर दे रहा है। क्या पावर दे रहा है? एडमिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे? न्यू स्टेट्स एंड साथ ही साथ एडमिशन की। ठीक है, और दूसरा क्या? न्यू स्टेट इस्टेब्लिशमेंट की। ये दोनों पावर किसको मिल रहा है? पार्लियामेंट को। कौन दे रहा है? आर्टिकल 2। इसका मतलब क्या है? इन दोनों जो हम यहाँ पे टर्म लिख रहे हैं, इन दोनों का मतलब क्या है? अगर कोई टेरिटरी पहले इंडिया का पार्ट नहीं है और बाद में इंडिया में इंक्लूड होती है, तो पार्लियामेंट उसको स्टेट बना सकता है। ये क्या है? एडमिशन की। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम 1975। ठीक है, अभी देखो, आपको एक चीज ध्यान रखना है। आर्टिकल 2 जो है ना, वो बेसिकली एक्सटर्नल टेरिटरी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, और आर्टिकल 2 क्या है? जब यहाँ पे हम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम आर्टिकल 2 को रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डाल सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं? क्या अगर उसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो आर्टिकल 2 में आएगा? तो पहले एक बात आपको यहाँ पे क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ये बात करता है न्यू स्टेट की। दोनों जगह पे हम क्या लिखें? न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 जो है वो डील करता है न्यू स्टेट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट या फिर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, अभी देखो, लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। अब फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये आपके काम की चीज है। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या करता है? आर्टिकल 3 भी पार्लियामेंट को पावर दे रहा है। पार्लियामेंट को पावर दे रहा है। कैसी पावर दे रहा है? देखो, अब हम उस पावर को देखते हैं। पहला, न्यू स्टेट फॉर्म करने की। ठीक है, दूसरा पावर, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इसके एरिया को रिड्यूस करने की या फिर इंक्रीज करने की। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? आप एक चीज और देखो, अगर स्टेट का बाउंड्री चेंज होता है, ये पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कौन देता है? आर्टिकल 3। साथ ही साथ अगर किसी स्टेट का नेम चेंज होता है, ये पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और कौन दे रहा है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 न्यू स्टेट के साथ डील करता है, आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ डील करता है। अभी देखो, ये जो पावर्स है, ये सारे पावर्स पार्लियामेंट को क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये सारे पावर्स पार्लियामेंट को एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़कर नया स्टेट बना सकती है, उसके बाउंड्री को चेंज कर सकती है, उसका नाम को चेंज कर सकती है, उसके एरिया को रिड्यूस कर सकती है या फिर इंक्रीज कर सकती है। ये सारे पावर देता है किस चीज को लेके? एग्जिस्टिंग स्टेट को लेकर। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, कि जैसे हम लोग देखते हैं न्यू स्टेट की जब बात आती है, तो हमने क्या देखा? जैसे तेलंगाना का फॉर्मेशन, जैसे झारखंड का फॉर्मेशन, उत्तराखंड का फॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन। ये सब चीज किसमें? ये सब चीज आता है
एग्जिस्टिंग स्टेट्स वाले में। ठीक है, अभी देखो, जब हमें ये पता चल जाता है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में ये चीजें पता चल जाती है, तो सबसे बड़ा बात ये आता है कि अगर हम स्टेट के साथ कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यहाँ पे स्टेट के पास भी बहुत सारे पावर है। ठीक है, तो एक बात बताइए सर, कि ये जो काम कर रहे हैं, क्या इसके लिए स्टेट कंसेंट जरूरी है? आता है ना ये क्वेश्चन, स्टेट का कंसेंट क्या है, जरूरी है कि नहीं है? देखो, ये सबसे ना कॉमन कंफ्यूजन होता है, हर किसी के लिए दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है। ठीक, कि जब हम स्टेट्स को लेके ये सब काम कर रहे हैं, तो क्या स्टेट यहाँ पे कंसेंट दे सकता है या नहीं दे सकता? तो इसका आंसर है नो, स्टेट के कंसेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कब नहीं है? तो सिंपल समझो, अगर हम आर्टिकल 3 अगर हम आर्टिकल 3 के अंडर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि देखो, आर्टिकल 3 में क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग स्टेट को लेके बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 3 के अंदर हम जब भी कुछ अमेंडमेंट करेंगे, जब भी कुछ चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। क्या लिया जाता है? सिर्फ स्टेट्स के ओपिनियन को लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिया जाता है? ओपिनियन को लिया जाता है, कंसेंट की जरूरत नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती है। अभी देखो, आखिर प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास रेफर करता है, स्टेट अपना ओपिनियन दे दिया, उसको क्या लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, अब ये पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है कि पार्लियामेंट में कोई बिल आया, प्रेसिडेंट क्या करता है, उस बिल को स्टेट के पास भेज देता है। ठीक है, अब स्टेट के पास ये बिल गया, स्टेट क्या किया, अपना ओपिनियन दिया। अब ये जो ओपिनियन है, ये पार्लियामेंट के ऊपर है, इस ओपिनियन को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे हमें पता चल गया कि स्टेट का कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। कहाँ पे? जब हम आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी काम करें, जब हम रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हम स्टेट का कंसेंट नहीं ले रहे हैं। तो पहले आप ये सोचो, मतलब इससे क्या पता चल गया? इससे ये पता चला कि आर्टिकल 3 जो है, ये आर्टिकल 3 क्या है? ये एक यूनिटरी बायसनेस को दिखा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 3 तो क्लियरली दिखा रहा है ना कि यहाँ पे यूनिटरी बायसनेस है। इंडियन फेडरेशन में, मतलब, ठीक है, इंडियन यूनियन में क्या है कि सेंटर का जो पावर है वो क्या है, वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और स्टेट का एग्जिस्टेंस भी पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। ये चीज क्लियर होगी। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स जो है ना, वो इंडियन फेडरेशन को एक यूनिटरी बायसनेस के साथ दिखाते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और ये कहाँ से पता चल रहा है? ये आर्टिकल 3 से पता चल रहा है। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, कि इसी में आता है आर्टिकल 4। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ आर्टिकल 4 में क्या बोला जा रहा है ऐसा? तो देखो, अब हम लोग आर्टिकल 4 के बारे में भी बात करते हैं। आर्टिकल 4, कि आखिर आर्टिकल 4 क्या बता रहा है, क्या चीज यहाँ पे हो रहा है, क्या चीजें चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रहा है? तो देखो, आर्टिकल 3 में हमने देखा कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी। आर्टिकल 4 में बात होता है सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन की। ठीक है, देखो, आर्टिकल 4 ना बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेक्निकल आर्टिकल क्यों? देखो, आर्टिकल 4 क्या कहता है? ये कहता है
कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर जो भी लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है, इन लॉज के अंदर सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल प्रोविजन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मतलब क्या है कि सपोज न्यू स्टेट्स बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी जब न्यू स्टेट बनाया जाता है, न्यू स्टेट बनाते वक्त क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स एंड शेड्यूल, इन दोनों में चेंजेस होते हैं। जब भी कोई नया आर्टिकल नया स्टेट जुड़ेगा, तो नया स्टेट जुड़ने के साथ साथ क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल में भी चेंज होगा और साथ ही साथ शेड्यूल में भी चेंज होगा, ठीक है। और ये चेंजेस ऑटोमेटिकली होंगे। अगर नया स्टेट बन रहा है तो ये जो चेंजेस दिख रहा है आपको, ये चेंजेस क्या है, ऑटोमेटिक चेंजेस है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस करना पड़ रहा है। अभी देखो लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि ये चेंजेस कहाँ पे आएंगे। सपोज देखो, जैसे कि आर्टिकल तो हम देख रहे हैं कि नया स्टेट बनेगा, आर्टिकल 1 में नाम जुड़ेगा कि ये स्टेट बना है, वहां पे चेंजेस हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारा फर्स्ट शेड्यूल जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात हुई है, वहां पे वो नाम हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई नया स्टेट अगर ऐड होगा तो उस स्टेट का नाम जोड़ना पड़ेगा ना, वो चीज। एंड दूसरा फोर्थ शेड्यूल, ये क्या है, ये राज्यसभा की सीट्स के बारे में बताता है। तो अगर कोई नया स्टेट जुड़ेगा तो वहां पे तो राज्यसभा की सीट होगी, तो यहाँ पे भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यही ऑटोमेटिक चेंजेस हैं, क्लियर है। अभी हम बात करते हैं सिंपल और कि क्या आर्टिकल 4 के जो लॉज होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। मतलब देखो, आर्टिकल 4 में अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, एनी चेंजेस इन आर्टिकल 4, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आता है, क्या उसके अंदर आएगा? तो इसका आंसर आप करोगे नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, आर्टिकल 4 जो है वो क्लियरली कहता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3, इन दोनों के चेंजेस बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू किया जाएगा, उसी के थ्रू स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आया यूपीएससी के पेपर में, ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो बताओ ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो क्या पता चलता है हमें कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बेसिक नॉर्मल लीगल प्रोसेस से हो जाता है, नॉर्मल लेजिस्लेचर प्रोसेस से हो जाता है, ठीक है। तो यही था हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए था। आर्टिकल 1 क्या बताता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 2 क्या बताता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या बताता है, फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट। एंड आर्टिकल 4 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 4 में हमने देखा कि
जो भी सप्लीमेंट प्रोविजंस होंगे वो हम आर्टिकल 4 में डाल देते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट प्रोविजन क्या, जैसे अगर आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में चेंज हुआ तो फिर वो जो लॉ बना, वो लॉ क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और शेड्यूल को अल्टर कर रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इतना अगर समझ में आ गया तो इस पार्ट से आने वाले सारे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।